केनिया की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को शार्प एज्ड स्टोन टूल्स मिलते हैं, जानबूझकर बनाए गए किसी खास मकसद से। ये नॉर्मल होता अगर इनकी एज कुछ भी होती, लेकिन जब डेटिंग होती है, पूरी टीम एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। ये टूल्स इतने पुराने हैं कि इन्हें बनाने वाला कोई इंसान था ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान ने वेपन कब बनाया, सवाल ये है, अगर वेपन बनाने वाला इंसान था ही नहीं, तो ये टूल्स बनाया किसने? हम अक्सर सोचते हैं कि हंटिंग एक सिंपल स्टोरी है, एक केवमैन, उसके हाथ में एक पत्थर और बस। लेकिन जब साइंटिस्ट ने फॉसिल्स, डीएनए और एंशिएंट बोन्स को गहराई से देखा, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं लिखा जाता। वेपन बनाना कोई एक दिन का इन्वेंशन नहीं था, ये एक स्लो, साइलेंट एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें हमारा शोल्डर बदला, हमारी आंखें बदलीं और हमारा चेहरा तक बदल गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि इंसान का सबसे पावरफुल वेपन कभी स्टोन या वुड था ही नहीं। इस कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी छुपी है। हमारे एंसेस्टर्स नोबल हंटर्स नहीं थे, हम खुद प्रे थे। और इसका सबसे अजीब सबूत मिलता है टेप वर्म्स से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन साइंटिस्ट्स ने ह्यूमन टेप वर्म्स के डीएनए को ट्रैक किया और पाया कि ये शेरों और हाइनास के अंदर रहने वाले टेप वर्म्स से लगभग 1.7 मिलियन साल पहले अलग हो गए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें ये पैरासाइट किसी पालतू जानवर से नहीं मिला, ये हमें मिला अफ्रीकन सवाना पर, वही बचा खुचा मांस खाते हुए जो शेरों और हाइनास छोड़ जाते थे। तंजानिया के ओल्डोवाई गॉर्ज में मिली हड्डियां इस बात को पूरी तरह साबित करती हैं। उन हड्डियों पर पहले शेरों के दांतों के निशान थे और उनके ऊपर हमारे स्टोन टूल्स के कट मार्क्स थे। यानी इंसान अपना पहला मिलियन साल सिर्फ शेरों का खाना खत्म होने का इंतजार करते हुए गुजारा, ताकि हम उनकी बची हुई हड्डियों को तोड़कर मैरो निकाल सकें। हम एपेक्स प्रेडेटर नहीं थे, हम मजबूर स्कैवेंजर्स थे। तो फिर वो डरा हुआ स्कैवेंजर अचानक दुनिया का सबसे खतरनाक हंटर कैसे बन गया? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारी खुद की बॉडी के अंदर है, खास तौर पर हमारे शोल्डर में। लगभग 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस में एक बहुत बड़ी एनाटॉमिकल शिफ्ट आती है। उनके शोल्डर लोअर और वाइडर हो जाते हैं। ये कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं थी, ये एक वेपन सिस्टम थी। जैसे ही इंसान का हाथ पीछे जाता है, हमारे शोल्डर के लिगामेंट्स इलास्टिक एनर्जी स्टोर करते हैं, बिल्कुल एक गुलेल की तरह। एक चिंपैंजी जो फिजिकली हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, एक पत्थर को सिर्फ 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से फेंक सकता है। लेकिन एक ट्रेन्ड ह्यूमन एथलीट, वो इस स्पीड को 90 माइल्स पर आवर के पार ले जा सकता है। ये गैप इतना बड़ा है कि रॉक्स और बाद में प्रिमिटिव वुडन स्पीयर्स अचानक लीथल रेंज वेपन्स बन गए। और ये रेंज कितनी जरूरी थी, ये हमें नियांडरथल से पता चलता है। नियांडरथल स्केलेटन्स के फ्रैक्चर्स बिल्कुल मॉडर्न रोडियो राइडर्स जैसे होते थे, क्योंकि वे दूर से स्पीयर नहीं फेंकते थे, बल्कि हेवी स्पीयर्स के साथ वूली राइनोस से क्लोज रेंज रेसलिंग करते थे। उनकी स्ट्रैटेजी में हर हंट एक जानलेवा रिस्क था, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी में हमने उस रिस्क को दूर से ही खत्म कर दिया। यही डिस्टेंस का फायदा था जिसने हमें जिंदा रखा। लेकिन सिर्फ फोर्स से फेंकना काफी नहीं था, उस फोर्स को सही जगह तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी था। और यहीं से शुरू होती है इंजीनियरिंग की कहानी। एक परफेक्ट हंटर बनने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, इंजीनियरिंग भी चाहिए थी। जर्मनी की शॉनिंगन कोल माइन में 3 लाख साल पुराने परफेक्टली प्रिजर्व्ड वुडन स्पीयर्स मिले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये होमोसेपियंस के आने से भी पहले बने थे। इनमें एक डिटेल ऐसी है जो आज भी इंजीनियर्स का दिमाग घुमा देती है। इन भालों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानबूझकर आगे के 1/3 हिस्से में रखा गया था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। 3 लाख साल पुराने शॉनिंगन के भाले बिल्कुल वही एरोडायनामिक बैलेंस रखते हैं जो आज के मॉडर्न ओलंपिक जैवलिन्स में यूज होता है। किसी ने उन्हें फिजिक्स नहीं पढ़ाई थी, उन्होंने सिर्फ ट्रायल और एरर से परफेक्ट फ्लाइट इंजीनियर करना सीख लिया था। लेकिन अभी भी ये सब सिर्फ फिजिकल फोर्स पर टिका था। फिर एक दिन किसी ने डिस्कवर किया कि मारने के लिए फोर्स की जरूरत ही नहीं है। साउथ अफ्रीका की बॉर्डर केव में एक 44,000 साल पुरानी वुडन स्टिक मिली जो राइसिनोलिक एसिड यानी कैस्टर बीन्स के जहर से कोटेड थी। पहली बार किलिंग फोर्स और फिजिकल इंपैक्ट अलग हो गए। अब एक एरो को इंस्टेंटली मारने की जरूरत नहीं थी, उसे बस स्किन तोड़नी थी। बाकी काम एक स्लो एक्टिंग केमिकल अपने आप कर देता। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एक बिल्कुल नया लेवल था। और यही सोच आगे चलकर मॉड्यूलर वेपन्स में बदल गई। बड़े स्पीयर हेड्स की जगह लोग टाइनी रेजर शार्प ज्योमेट्रिक ब्लेड्स बनाकर उन्हें लकड़ी में ग्लू करने लगे। ये थी दुनिया की पहली मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी। अगर एक ब्लेड टूटी, नई ब्लेड लगाओ और वापस शिकार पर निकल जाओ। वेपन्स अब काफी एडवांस्ड हो चुके थे, लेकिन एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया।
जैसे जैसे शिकार बड़ा होने लगा, एक इंसान अकेला काफी नहीं रहा। एक मैमथ को अकेला मारना नामुमकिन था। तो ह्यूमंस ने क्या किया? उन्होंने कम्युनिकेशन का एक बिल्कुल साइलेंट तरीका इवॉल्व किया, अपनी खुद की आंखों में। हर दूसरे प्राइमेट की आंख का व्हाइट पार्ट यानी स्क्लेरा डार्क होता है, ताकि कोई देख ना सके कि वो कहाँ देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंसानों की स्क्लेरा स्टार्क व्हाइट होती है। कोऑपरेटिव आई हाइपोथेसिस कहती है कि ये हमने जानबूझकर इवॉल्व किया, ताकि हम बिना आवाज किए सिर्फ आंखों के इशारे से अपने हंटिंग ग्रुप को सिग्नल दे सकें कि प्रे वहां है, तुम उस तरफ से जाओ। ये छोटा सा फैक्ट दिखाता है कि हंटिंग सिर्फ वेपन्स का एवोल्यूशन नहीं था, ये ह्यूमन कोऑपरेशन का एवोल्यूशन था। तो हम वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। वो सबसे कमजोर, बचा खुचा खाने वाला प्राइमेट आखिर दुनिया का सबसे बड़ा प्रेडेटर कैसे बना? लगभग 50,000 साल पहले ह्यूमन स्कल्स में ब्राउ रिजेस छोटे हो गए और चेहरा सॉफ्ट हो गया। इसे क्रेनियोफेशियल फेमिनाइजेशन कहते हैं, यानी पूरी पॉपुलेशन में टेस्टोस्टेरोन का ड्रॉप होना। और इस ड्रॉप का मतलब सिर्फ सॉफ्ट फीचर्स नहीं था, इसका मतलब था कम अग्रेशन। यही वजह है कि हम एपेक्स प्रेडेटर ज्यादा अग्रेसिव होके नहीं बने, हम एपेक्स प्रेडेटर बने ज्यादा टॉलरेंट और कोऑपरेटिव होके। इसे साइंस में सेल्फ डोमेस्टिकेशन कहते हैं। कम अग्रेशन का मतलब था कि हम बड़े ग्रुप्स में एक साथ काम कर सकते थे, बिना एक दूसरे से लड़े। इसी एम्पथी ने हमें अकेला ऐसा जानवर बनाया जो एक थके हुए शिकार का 20 माइल्स तक पीछा करता था, क्योंकि हम उसकी जगह खुद को रखकर सोच सकते थे। यही कोऑपरेटिव इंस्टिंक्ट हमने अपनी स्पीशीज तक सीमित नहीं रखा, हमने वुल्फ्स के साथ भी अलायंस बनाई, जहां सेंट ट्रैकिंग वुल्फ्स करते थे और स्ट्राइक्स हम करते थे। हमने दुनिया को अपने दांतों और पंजों से नहीं जीता। दुनिया का सबसे बड़ा वेपन कभी मसल, फैंग या स्पीड था ही नहीं। असली वेपन वो इंस्टिंक्ट था जिसने हमें एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया। अगली बार जब तुम किसी के साथ एक प्लान बना रहे हो, चाहे वो एक प्रोजेक्ट हो या सिर्फ क्रिकेट मैच की कोई स्ट्रैटेजी, तो याद रखना वो इंस्टिंक्ट 50,000 साल पुराना है। हम दुनिया के एपेक्स प्रेडेटर इसलिए नहीं बने क्योंकि हम सबसे डेंजरस थे, हम इसलिए बने क्योंकि हम सबसे ज्यादा साथ देने वाले थे। और यही हमारा असली सेपियंस कोड है। अगर आज की कहानी ने तुम्हारा नजरिया बदला हो तो कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें सबसे चौंकाने वाला फैक्ट कौन सा लगा। और अगर आपको ऐसे ही सवाल परेशान करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं या हमारा दिमाग ऐसे काम क्यों करता है, तो द सेपियंस कोड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर हफ्ते साइंस, एवोल्यूशन और हिस्ट्री की मदद से हम इंसानी व्यवहार के पीछे छुपी असली कहानी खोजते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ऐसी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। द सेपियंस कोड के साथ बने रहना और अपनी असली कोडिंग को समझते रहना।